नमस्कार। खरी खरी लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। झारखंड और महाराष्ट्र चुनाव में अब प्रचार का आखिरी दिन आ गया है। अब से कुछ ही घंटों में प्रचार का शोर थम जाएगा और इससे पहले इंडिया गठबंधन को एक बड़ी जीत मिल गई है, झारखंड में भी और महाराष्ट्र में भी। और ये जीत मिली है चुनाव आयोग की कार्रवाइयों के कारण, यानी चुनाव आयोग ने आखिरकार बीजेपी पर एक्शन ले ही लिया। ये इंडिया गठबंधन की बड़ी जीत है, क्योंकि इंडिया गठबंधन लगातार ये आरोप लगा रहा है, ये शिकायत चुनाव आयोग में दर्ज कर रहा था कि बीजेपी जो है वो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा देने की नीयत से, और जो राज्य सरकार है जैसे हेमंत सोरेन की जो सरकार है, या खुद हेमंत सोरेन की छवि बिगाड़ने की नीयत से जिस तरीके के विज्ञापन जारी कर रही है, जिस तरीके के पोस्ट अपने सोशल मीडिया पर लगा रही है, उन पर कांग्रेस ने और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आपत्ति जताई थी। वहीं महाराष्ट्र में भी कांग्रेस लगातार इस बात की शिकायत कर रही है कि बीजेपी जो है या महायुति के जो बाकी गठबंधन दल जो हैं वो लगातार सांप्रदायिक नफरत की बातें कर रहे हैं, या भ्रष्टाचार को छुपा रहे हैं, या गलत इल्जाम लगा रहे हैं। ये सारी शिकायतें चुनाव आयोग के सामने पहुंच रही थी और काफी दिनों से इंतजार था कि चुनाव आयोग कोई एक्शन लेता है या नहीं लेता है। और आज चुनाव आयोग ने, आज या कुछ घंटों पहले, मतलब कल रात को ये कार्रवाई हुई और अब ऐसा लग रहा है कि इंडिया गठबंधन एक बड़ी जीत की तरफ बढ़ चुका है और चुनाव आयोग का जो एक्शन है बीजेपी पर, वो उस पर भारी पड़ सकता है। आपको बता दूं कि झारखंड में चुनाव आयोग ने बीजेपी को अपने कुछ पोस्ट जो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर से हटाने बोली हैं, क्योंकि इन पोस्ट में हेमंत सोरेन को एक तरीके से ये दिखाया गया था कि वो बांग्लादेशी घुसपैठियों को किस तरह बढ़ावा दे रहे हैं। वहां पर उसके एक पोस्ट में लिखा हुआ था, एक पोस्टर था जिसमें कहा था कि पूरे झारखंड का काया पलट देंगे, और इसमें एक वीडियो जारी किया गया था जिसमें एक खास समुदाय के जो लोग हैं वो बिना बताए किसी के घर में मतलब जबरदस्ती घुस रहे हैं और वहां पर वो जमे मतलब अपनी घुसपैठ बना रहे हैं। तो इस बात को लेकर साफ जाहिर था कि वो दिखा रहे थे कि किस तरह से बांग्लादेशी घुसपैठी झारखंड में आ चुके हैं, क्योंकि बीजेपी का तो कैंपेन ही शुरू से इसी बात पर रहा। मोदी, अमित शाह, हेमंत बिस्व शर्मा, ये सारे लोग झारखंड आकर बार बार यही बात कर रहे हैं और यही चीज उनके विज्ञापन में भी, उनके वीडियो में भी जारी हुई, जिस पर शिकायत दर्ज की कांग्रेस ने और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने। तो अब चुनाव आयोग ने, जो झारखंड राज्य के जो मुख्य चुनाव आयुक्त है, उनको ये कहा है कि आप ये सारी पोस्ट जो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाइए, और जो आईटी अधिनियम की धारा 79(3)(b जो है, इसके तहत कार्रवाई चुनाव आयोग ने की है। तो ये एक बड़ी जीत झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए है। वहीं महाराष्ट्र में अजित पवार को एक बार फिर झटका लगा है। दरअसल अजित पवार की जो एनसीपी है उसने भी एक चुनावी विज्ञापन बनाया था जिसमें उसने एक पत्नी जो है वो अपने पति को धमकी दे रही है एक तरह से कि अगर आपने एनसीपी को वोट नहीं दिया, अजित पवार वाली एनसीपी को, तो फिर मैं आपको खाना नहीं दूंगी। इस हिस्से को हटाने कहा है और चुनाव आयोग ने इस पर आपत्ति दर्ज की। इस विज्ञापन को पहले मंजूरी नहीं दी और कहा कि आप पहले इस हिस्से को हटाइए, उसके बाद हम ये विज्ञापन जारी करेंगे। तो ये दोनों घटनाएं हैं, ये बता रही हैं कि अब हरियाणा जैसा खेल शायद झारखंड और महाराष्ट्र में बीजेपी नहीं खेल पाए, या लोकसभा में भी बीजेपी ने जिस तरह सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिश की थी और उसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ा था। हालांकि हरियाणा चुनाव के बाद बीजेपी को लगा, मोदी को लगा कि अब हम फिर से 400 पार नारे वाली जो घमंड है वो हम दिखा सकते हैं चुनाव के दौरान, और यही रवैया इस समय बीजेपी का दिख रहा है। इधर चुनाव आयोग ने तो कार्रवाई कर दी है, लेकिन योगी आदित्यनाथ, उनके जो जहरीले बोल हैं वो थम नहीं रहे हैं। कल महाराष्ट्र में थे आदित्यनाथ योगी और कल फिर उन्होंने बटेंगे और कटेंगे और एक रहेंगे सेफ रहेंगे, इन दोनों नारों को दोहराया और कहा कि ऐसा ही होगा। और इसके साथ साथ उन्होंने बंटवारे का भी जिक्र किया और ये कहा कि उस समय जैसे आज हम पत्थर फेंकते हैं जो लोग शोभा यात्राओं पर, उन मुसलमानों से हम जैसा निपटते हैं वैसे ही हम उनसे निपट लेते। ये इस तरह की बातें योगी आदित्यनाथ ने कही और इसके साथ साथ अब वो बलूचिस्तान और पाकिस्तान इन सब के हिस्सों को अपने में मिलाने की बात भी कर रहे हैं। यानी कुल जमा जो सांप्रदायिक पिच है उसी पर अभी भी आदित्यनाथ योगी खेल रहे हैं। हालांकि इधर यूपी में भी उपचुनाव है और अखिलेश यादव ने इधर एक नया मोर्चा पीडीए का खोला हुआ है बीजेपी के सामने, जिससे निपटना इस समय बीजेपी के लिए काफी मुश्किल हो रहा है। और आप जानते हैं कि आज राहुल गांधी ने
सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की मुंबई में, और अब वो रांची में भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। तो इन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में राहुल गांधी बीजेपी की पोल खोल रहे हैं, एक है तो सेफ है के नारे को थोड़ा और विस्तार से बता रहे हैं कि मोदी के इस जुमले, इस नारे का सच क्या है, कौन लोग एक हैं, किसके पास सेफ है, कौन लोग सेफ हैं, ये सारी चीजें राहुल गांधी ने आज बता दी। वहां महाराष्ट्र में, मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बाकायदा एक डेमो करके दिखाया। पहले आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव जब हुए थे तब इसी तरह कांग्रेस ने बीजेपी की वॉशिंग मशीन का उदाहरण देकर बताया था कि कैसे बीजेपी की वॉशिंग मशीन है जिसमें भ्रष्टाचारी इधर से जाते हैं और उधर से धुलकर आ जाते हैं। और आज राहुल गांधी ने, ये देखिए आप स्क्रीन पर, आज फिर उन्होंने ये जो तिजोरी जिसको अंग्रेजी में सेफ कहा जाता है, प्रियंका गांधी ने भी इसका जिक्र किया था। अब राहुल गांधी इसी सेफ को लेकर पहुंच गए मुंबई और उन्होंने इसको खोलकर बताया कि इसके भीतर है धारावी का प्रोजेक्ट, 1 लाख कई करोड़ की जमीन है, उसके अलावा किस तरह से परियोजनाएं जो है वो जा रही हैं, गुजरात भेजी जा रही हैं, कैसे लाखों युवाओं का रोजगार जो है, उनके जो अवसर हैं वो छीन रही है बीजेपी। ये इन सारी बातों का खुलासा आज राहुल गांधी ने किया। तो चुनाव प्रचार का जब आखिरी वक्त आ चुका है, मोदी पहुंचे हुए हैं विदेश दौरे पर, वो अपना सम्मान करवाकर और जो इंडियन डायस्पोरा है उसको संबोधित करके गदगद हो रहे हैं। लेकिन इधर उनके अपने देश में क्या कुछ चल रहा है ये इस समय बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि चुनाव जो है अब करीब है। महाराष्ट्र और झारखंड दोनों काफी इंपॉर्टेंट राज्य बीजेपी के लिए, लेकिन दोनों ही जगह बीजेपी को अब जिस तरह से झटका मिला है, जैसे चुनाव आयोग ने उस पर एक्शन लिया है और जिस तरह इंडिया गठबंधन को बड़ी जीत मिली है, क्या है इसके मायने, आज इसी पर हम खरी खरी चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमलेंदु उपाध्याय जी। अमलेंदु जी नमस्कार, स्वागत आपका इस कार्यक्रम में। अमलेंदु जी, आज राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कल प्रियंका गांधी जब वहां पहुंची थी नागपुर संघ के मुख्यालय के पास, और वहां जब उनको झंडे दिखाए गए तो वहां पर बदले में उन्होंने तिरंगा झंडा दिखा दिया। गढ़चिरौली में भी प्रियंका गांधी ने धुआंधार भाषण दिया और बीजेपी को आईना दिखाया। इधर चुनाव आयोग ने जिस तरह से आज एक्शन लिया है बीजेपी के इन कैंपेन पर, या अजित पवार का जो कैंपेन है उस पर जिस तरीके का एक्शन लिया है, ये सारी चीजें क्या बता रही हैं, किस ओर जा रहा है चुनाव? क्या इंडिया गठबंधन को मिल चुकी है बड़ी जीत और क्या बीजेपी ने मान ली है हार? क्या चुनाव आयोग का एक्शन लेना ये बता रहा है कि बीजेपी में अब पहले वाला दम नहीं रहा है, या जिस जीत की उम्मीद पर बीजेपी सारे खेल खेलती रही है अब उस खेल को झटका मिल गया है? देखिए समिता जी, एक तो चुनाव आयोग ने जो एक्शन लिया है, हालांकि ये एक्शन काफ़ी पहले लिया जाना चाहिए था, जिसमें शिकायतें की गई थी उसी समय एक्शन लिया जाना चाहिए था, लेकिन उसने काफ़ी देर से एक्शन लिया। लेकिन चुनाव से पहले एक्शन ले लिया, इसके लिए भी चुनाव आयोग धन्यवाद का पात्र है, वरना वो 20 तारीख के बाद भी इस पर एक्शन ले सकते थे। 20 तारीख के बाद भी कह सकते थे भाई अपना पोस्टर आप हटा लीजिए या अपनी पोस्ट आप डिलीट कर दीजिए, 20 के बाद भी कह सकते थे, चूँकि ऐसा होता रहा है। कर्नाटक के चुनाव में हमने देखा था इस तरह की चीज़ें हुई थी कि चुनाव हो गया, उसके बाद फिर आई चीज़ें, और लोकसभा चुनाव के दौरान भी इस तरह की चीज़ें देखने को मिली। तो इसलिए चुनाव आयोग निश्चित तौर पर बधाई का पात्र है कि उसने एक्शन लिया है और चुनाव प्रचार के आखिरी दिन एक्शन ले लिया है। अब वो पोस्ट डिलीट होती है नहीं होती है, कब होती है, अब इसमें कोई समय सीमा तय की है चुनाव आयोग ने नहीं की है, ये देखना पड़ेगा कि तुरंत उसे हटाइए, कि 24 घंटे में हटाइए कि 48 घंटे में हटाइए, बहुत सारे सवाल इस पे हैं। लेकिन समिता जी, अगर चुनाव आयोग बाध्य हुआ है इस तरीके का आदेश देने पर और बीजेपी की पोस्ट डिलीट करवाई जा रही है चुनाव आयोग की तरफ से और अजित पवार को अनुमति नहीं दी जा रही है कोई वीडियो जारी करने की, इससे एक चीज़ तो समझ में आती है कि शायद चुनाव आयोग को भी लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा उंगलियां चुनाव आयोग पर उठ रही हैं और आरोप ये लग रहे हैं कि बीजेपी से चुनाव नहीं है जनता का चुनाव आयोग से है। यानी चुनाव आयोग उसमें एक पार्टी है, चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बनकर काम कर रहा है, इस तरीके के आरोप लग रहे हैं विपक्षी तरफ से खास तौर से। और ये एक आम धारणा बनती जा रही है, किसी भी आप आम आदमी से बात कीजिए तो कहने लगता है कि अरे चुनाव आयोग है और मशीनें हैं तो फिर तब तक तो बीजेपी जीतेगी, इस तरह की बातें आती रहीं। तो यानी एक तरीके से निशाने पर अब चुनाव आयोग है, विपक्ष के निशाने पर भी, जनता के निशाने पर भी। शायद ये चुनाव आयोग को समझ में आ गया है तो उन्होंने अब ये जारी किया है कि भाई बीजेपी को भी अब लपेटा जाए। लेकिन बीजेपी को अगर नोटिस इशू हो रहे हैं, उनकी पोस्ट डिलीट करवाई जा रही हैं, तो ये भी समझा सकता है समिता जी कि शायद थोड़ी सी हिम्मत चुनाव आयोग में आ गई है कि बीजेपी के खिलाफ कार्रवाई उसे करनी पड़ रही है और वही समय रहते करनी पड़ रही है।
जैसा मैंने पहले कहा, ये बाद में भी कर सकते थे ताकि खाना पूर्ति भी हो जाती और काम भी हो जाता बीजेपी का। हालांकि काम तो अब भी हो चुका है, जो दुष्प्रचार करना था वो दुष्प्रचार किया जा चुका है। और झारखंड में तो फेसबुक पेज पे जो पोस्ट जारी किया गया था वो तो 9 नवंबर को जारी किया गया था, तो 9 नवंबर से आज 18 नवंबर हो गई, यानी 10 दिन लगभग हो गए। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि चुनाव पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन फिर भी चुनाव आयोग ने जो एक्शन लिया उससे बीजेपी को एक झटके के तौर पर इसलिए देखा जा सकता है कि चुनाव आयोग अब बीजेपी के खिलाफ भी कार्रवाई कर रहा है। सर मित्रा जी, चुनाव आयोग ने कार्रवाई तो की, लेकिन सवाल यही है कि दे रहा है लेकिन क्या दुरुस्त है, क्योंकि जब अब कार्रवाई करने से कितना असर पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी को जितना जहर फैलाने की कोशिश वो कर सकती थी उसने वो पूरी कोशिश की, और अभी भी ये कोशिश जो है वो थम नहीं रही है। और इसका उदाहरण खुद पेश कर दिया है आदित्यनाथ योगी ने। कल योगी ने जिस तरीके की बातें की, उन्होंने कहा, मतलब एक तो बटेंगे तो कटेंगे के नारे को दोहराया। मतलब बीजेपी के नेता ही इसका विरोध कर रहे हैं। पंकजा मुंडे बोल चुकी कि गलत है, अशोक चौहान बोल चुके हैं कि ऐसा नारा नहीं होना चाहिए, अजित पवार, नवाब मलिक, ये लोग तो इस पर सहमत हैं ही नहीं। और उधर देवेंद्र फडणवीस इसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, इसको इस तरह से नहीं देखा जाना चाहिए। नितिन गडकरी भी उसको ठीक बता रहे हैं। हालांकि मोदी ने जैसे ही एक है तो सेफ है ला दिया बटेंगे तो कटेंगे के बरक्स, तो उससे समझ में आता है कि कहीं ना कहीं मोदी भी इस नारे को लेकर ऐसा असहज हो गए थे कि कहीं इसमें कोई गलत मतलब बीजेपी का नुकसान ही ना हो जाए। और अभी जो चल रहा है उसमें दिख रहा है कि बीजेपी का नुकसान हो चुका है, लेकिन आदित्यनाथ योगी अभी भी शायद इस नुकसान को समझ नहीं पाए हैं। कल उन्होंने इस नारे को तो सही ठहरा है, उसको बोला ही, उसके अलावा उन्होंने कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए कह दिया कि उसके अंदर अंग्रेजों का डीएनए है, और ये भी कह दिया कि 1947 में पाकिस्तान के लिए दंगा करने वाले मुसलमानों से वैसे ही निपट लेंगे जैसे आज निपट रहे हैं। और फिर उन्होंने कहा कि भारत की ताकत बढ़ाइए, पहले पीओके, फिर बलूचिस्तान और पाकिस्तान के अन्य भाग भी भारत के हिस्से बनेंगे। अमरिंदर जी, ये इस तरह की भाषा जब बोली जा रही है तो क्या चुनाव आयोग वापस इंतजार करेगा कि कांग्रेस फिर शिकायत करे, या उद्धव ठाकरे की यूपी मतलब शिवसेना या एनसीपी शरद पवार, मतलब जो महाराष्ट्र में जो लोग हैं वो लोग शिकायत करें, तब जाकर हम कोई कार्रवाई करेंगे? आखिर ये चुनाव आयोग जो है वो सारा कुछ नुकसान हो जाने के बाद आंखें क्यों खोल रहा है? मतलब उसको क्यों समझ में नहीं आ रहा कि उसके इस तरह से मतलब निष्क्रिय होकर काम कर ले, मतलब निष्क्रिय तो काम ही क्या कर रहा है, मतलब उसकी निष्क्रियता से देश का जो नुकसान हो रहा है, क्या चुनाव आयोग ये बात समझ रहा है? और अगर वो नहीं समझ रहा तो क्या जनता को इस चुनाव में इंडिया गठबंधन ने ये बात समझा दी है? देखिए समिता जी, इस चुनाव में इंडिया गठबंधन ने जनता को एक बात तो समझा दी है कि चुनाव आयोग बेईमान है और बीजेपी के एजेंट के तौर पे काम कर रहा है। ये नैरेटिव बनाने में इंडिया गठबंधन कामयाब हो गया है। और मुख्य चुनाव आयुक्त तो राजीव कुमार की झुंझलाहट जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई पड़ती है वो इसका साफ संकेत देती है कि निश्चित तौर पे ये साफ हो चुका है। और जिस तरीके से चिट्ठियों के जवाब आ रहे हैं, और पहले तो बहुत एक तरीके से अभद्र भाषा में चुनाव आयोग ने चिट्ठियों के जवाब दिए थे, लेकिन जब कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि हम इस पर कानूनी कार्रवाई करेंगे और ये बीजेपी की भाषा बोल रहा है चुनाव आयोग, उसके बाद से चुनाव आयोग फिर कुछ ठंडा पड़ा है। और उसके बाद उस तरीके की अभद्र भाषा की कोई चिट्ठी नहीं आई है, बल्कि बीजेपी के खिलाफ एक्शन लेने के लिए उसे मजबूर होना पड़ा है। भले ही वो देर से लिया हो, देर आया था लेकिन दुरुस्त भले ही ना आया हो, लेकिन देर से ही सही लेकिन आया है, मतलब बीजेपी पे उसने कार्रवाई की है। तो ये तो साफ तौर पर समझा सकता है समिता जी कि ये नैरेटिव तो बन चुका है कि चुनाव आयोग बेईमान है। चुनाव आयोग के ऊपर की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो इस नैरेटिव को तोड़े कि वो बेईमान नहीं है और सही तरीके से निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चुनाव वो संपन्न करा रहा है। अब ये चुनाव आयोग के ऊपर निर्भर करता है कि वो इस पर किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से काम नहीं करता है। लेकिन समिता जी, एक बात निश्चित तौर पर सही है कि इंडिया गठबंधन ने काफ़ी ज़्यादा बढ़त बना ली है। और आज तो मैं देख रहा था कि संजय राउत का कहीं बयान देख रहा था, वो कह रहे हैं कि वो यूपी का एक जोकर आकर यहाँ प्रचार कर रहा है। वो किसके लिए यूपी का जोकर कह रहे हैं पता नहीं है मुझे, लेकिन मतलब उनका इशारा साफ तौर पर ये हो सकता है कि जो बटोगे तो कटोगे का नारा दे रहे हैं उनके लिए जोकर कह रहे हैं। तो लेकिन अब जो योगी आदित्यनाथ की आपने कहा कि वो पीओके की बात कर रहे थे समिता जी, आज 18 नवंबर है और 18 मई, अभी ठीक 6 महीना पहले लोकसभा चुनाव के दौरान योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि आज से ठीक 6 महीने के बाद पीओके भारत का हिस्सा होगा।
और डॉक्टर राकेश पाठक हम लोगों के सहयोगी हैं, उनका एक वीडियो हम लोग यहाँ पड़ा हुआ है, हमारे दर्शक चाहे तो उसको देख सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ जो है 18 मई को क्या बोल रहे हैं कि पीओके का हिस्सा होगा। तो 6 महीने तो पूरे हो गए, बताए थे कि मोदी जी के अंदर ये हिम्मत है, इसके लिए दिल चाहिए, मतलब गुर्दा चाहिए, ये बता रहे थे 56 इंच का सीना होना चाहिए। तो वो 56 इंच का सीना कहाँ चला गया, पीओके भारत में अभी तक क्यों नहीं आया? तो ये जो जिस पीओके की बात कर रहे हैं, तो योगी आदित्यनाथ को ये भी याद रहना चाहिए कि आप मोदी जी की तरह अगर आप बयानी करेंगे तो रिकॉर्ड तो अब रहते हैं। आजकल समिता जी, ये इंटरनेट का ज़माना है, एक बार मुंह से कुछ निकल गया और इंटरनेट पे आ गया तो आप दुनिया की पूरी ताकत लगा लीजिए, वो इंटरनेट से अब डिलीट नहीं हो सकता, चाहे अच्छा हो या बुरा हो। एक बार आपका बोला हुआ, आपका कोई विजुअल अगर एक बार आ गया इंटरनेट पे, तो आप दुनिया की पूरी ताकत लगा लीजिए, वो डिलीट नहीं हो सकता, वो किस जगह से छिपाया तो जा सकता है। तो इसीलिए वो 18 मई का उनका जो है वो योगी आदित्यनाथ का जो भाषण है कि आज से ठीक 6 महीने बाद पीओके भारत का हिस्सा होगा, तो वो अब वायरल हो रहा है। तो योगी आदित्यनाथ को बताना चाहिए वो 6 महीने पूरे हो गए, पीओके में कहाँ तक पहुँची उनकी गाड़ी। मोदी जी को जाना था हवाई हमला करने के लिए, घर में घुसकर मारने के लिए, तो मोदी जी अब तक पहुंच पाए, पीओके नहीं पहुंच पाए। जब पीओके भारत का हिस्सा होना चाहिए था, मोदी जी 3 देशों की यात्रा पर विदेश चले गए। तो ये जो चीज़ें एक तरीके से कहा जाए, जो बयानबाजियां होती हैं समिता जी, असल में नेताओं को ये ध्यान नहीं रहता है कि उनकी अब ये बयानबाजियां रिकॉर्ड हो रही हैं और जनता इन पर बड़ी पैनी निगाह रख रही है कि आपने कब क्या बोला था और आप कब क्या कर रहे हैं। इसी तरीके से आज एक नेता जो है बीजेपी में शामिल हुए हैं, आम आदमी पार्टी से, वो मंत्री थे दिल्ली सरकार में और मुख्यमंत्री पद की दौड़ में बताए जा रहे थे। उनको बीजेपी लगातार भ्रष्ट कह रही थी, उनके यहाँ ईडी और सीबीआई के सबके छापे पड़ रहे थे, वो बीजेपी में शामिल हो गए। वो बता रहे हैं कि उनके ऊपर कोई दबाव नहीं है, बीजेपी कह रही है बहुत ईमानदार। तो ये सारी चीज़ें जिस तरीके से चल रही हैं, उससे ही साफ तौर पे लगता है कि जनता बहुत कुछ समझती है और इस तरीके की बातें अब ज़्यादा चलने वाली नहीं हैं। जनता के मुद्दों पर बात करनी होगी। आज राहुल गांधी ने समिता जी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की मुंबई में, और जिस तरीके से मोदी और अडानी के संबंधों को लेकर फिर उन्होंने एक बार प्रहार किया, वो सेफ दिखाई कि एक है तो सेफ है, इसका मतलब क्या है सेफ है, उसमें से किस तरीके से पोस्टर निकलना है। फिर उनका ये कहना है कि धारावी को लूटा जा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक मित्र के खाते पूरे धारावी को जो है तबाह किया जा रहा है। ये सारे मसले समिता जी वहाँ की जनता की समझ में आ रहे हैं, उस जनता को लग रहा है। आप देखिए हम लोग क्या, हमारी टीम जो है इस समय, हमारे एडिटर इन चीफ राजीव रंजन श्रीवास्तव जी इस समय हैं महाराष्ट्र में, ज़मीन पे हैं, ग्राउंड जीरो पे हैं, और कई रिपोर्ट्स पड़ी हुई हैं किस तरीके से जनता वहाँ कह रही है। एक सुदूर देहात में जनता कह रही है कि सब कुछ तो ये बेच रहे हैं, गुजरात को, अडानी को सब कुछ बेच रहे हैं, यानी देहात में भी ये बात पहुँच चुकी है। सुदूर अंचल जो है, ग्रामीण अंचल है, उसमें ये बात लोगों के बीच है कि मोदी जी के नेतृत्व में महायुति की सरकार जो है वो महाराष्ट्र को, अडानी को और गुजरात को बेच रही है, गुजरातियों का कब्जा सब कुछ हो रहा है। तो ये एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। तो इसलिए एक तरीके से कहा जाए तो इंडिया गठबंधन अपना नैरेटिव बनाने में कामयाब रहा है। चुनाव आयोग दबाव में फिलहाल दिखाई पड़ता है, कल को चुनाव आयोग क्या करता है और बीजेपी क्या करती है वो आने वाला कल बताएगा। लेकिन अगर आज की बात की जाए तो आज साफ तौर पे चुनाव आयोग पर इंडिया गठबंधन का यह दबाव दिखता है कि उसको निष्पक्ष होकर काम करना पड़ेगा। थोड़ी सी उसने दिखाने की कोशिश की है, कि निष्पक्षता बरतने की दिखाने की कोशिश की। अब वो चुनाव वाले दिन निष्पक्ष रहता है कि नहीं रहता है, मतगणना वाले दिन रहता है कि नहीं रहता है, ये आने वाला समय बताएगा। जी, इस समय जो विपक्षी दल हैं उनको काफी सतर्क होकर काम करना पड़ रहा है, क्योंकि हरियाणा के बाद जो है वो जैसे दूध के जले हो चुके हैं, छाछ भी फूंक फूंक के पी रहे हैं। और कल्पना सोरेन ने अपनी एक रैली में, जो पहले दौर का मतदान हुआ था उसके पहले उन्होंने अपने सारे कार्यकर्ताओं को संदेश दे दिया था कि आपको किस तरह से बूथ पर सावधान होकर रहना है। और अब हम देख रहे हैं कि इंडिया गठबंधन जब इतनी सतर्कता दिखा रहा है और जिस तरह से जनता से जुड़े मुद्दों को उठा रहा है, तो चुनाव आयोग को भी अब अपना एक सक्रिय पक्ष दिखाना पड़ रहा है कि वो भी कुछ काम कर रहा है। हालांकि बीजेपी, जैसा आपने योगी का जिक्र किया कि 6 महीने में वो पीओके मतलब मिलाने की बात कर रहे थे, और अभी फिर से वो बलूचिस्तान और पाकिस्तान तक पहुंच गए हैं। और जब भी ऐसा होता है उससे समझ में आता है कि आपके पास मुद्दे नहीं है, आपके पास जीतने के चांसेस कम होते जा रहे हैं, और इसीलिए आप पाकिस्तान का डर दिखा रहे हैं। क्योंकि मेरा ख्याल है अमित शाह ने भी पहले एक बार कहा था कि आप यहाँ वोट दोगे तो वहां पर पाकिस्तान में बम फटेंगे, कुछ इस तरीके की बात उन्होंने की थी। या कर्नाटक चुनाव में मोदी जिस तरह बजरंगबली को मुद्दा बना चले थे और उसका फिर नुकसान हुआ। तो बीजेपी ने जब जब ऐसी कोशिशें की उसको नुकसान हुआ है। इस समय भी चुनाव में यही दिख रहा है। अभी हम बात कर रहे हैं झारखंड और महाराष्ट्र चुनाव की, यूपी में भी उपचुनाव है, वहां भी अखिलेश यादव बिल्कुल पीडीए को बढ़ा रहे हैं। लेकिन पहले हम झारखंड में हम कल्पना सोरेन का एक बयान सुन लेते हैं, क्योंकि कल्पना सोरेन जो है वो लगातार
बड़े मतलब मजबूती से बीजेपी के सामने वो एक बड़ी नेता बनकर उभर गई हैं। बीजेपी ने उनको नेता बनने का मौका दे दिया, अगर ये कहा जाए तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि हेमंत सोरेन को जेल भेजकर, अब जैसे कैलाश गहलोत का आपने जिक्र किया कि आ गए वो बीजेपी में शामिल हो गए, कल उन्होंने इस्तीफा दिया, और जैसे अजित पवार जो है अब अभी तो फिलहाल एनसीपी में ही है, लेकिन जैसा दबाव बनाती रही है बीजेपी, वो यही करती है कि पहले आपको वो ईडी सीबीआई सबका डर दिखाती है, आप पे कार्रवाइयां करती हैं, और उसके बाद आप या तो अलग हो जाइए जो आपका गठबंधन है, या आप हमारे साथ शामिल हो जाइए। यही खेल बीजेपी करती है। संजय सिंह ने भी इस बारे में कहा कि कैलाश गहलोत ने उनके 16 बार शायद उनको बुलाया गया है और उनके कई ठिकानों पर छापेमारी हुई, उनको जेल में रखा गया, उनको दबाव में रखा गया। तो संजय सिंह ने, आपके जो सांसद है, उन्होंने ये कहा है कि ये बीजेपी के षड्यंत्र का हिस्सा है। अब बहरहाल कैलाश गहलोत बीजेपी के लिए पाक साफ हो चुके हैं। इधर हेमंत सोरेन पर भी बीजेपी ने यही दबाव बनाने की कोशिश की थी। चंपई सोरेन को उसने अपने साथ मिला ही लिया, लेकिन इसके बावजूद किस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है वो डटकर अपने हक की बात और झारखंड के लोगों की बात कर रहा है। क्या कुछ कहा है कल्पना सोरेन ने, उसको सुनते हैं। जो है अपने स्टार कैंपेनर को उतार चुकी है। आप गांधी विधानसभा से इस बार चुनाव लड़ रही है, मुन्नी देवी जो है इस यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं। मुनिया देवी जी, तो क्या लग रहा है एक चैलेंज है आपके लिए? और जिस तरह से स्टार प्रचारक के तौर पे नरेंद्र मोदी, अमित शाह, बड़े बड़े कद्दावर नेता यहाँ पे बीजेपी उतार चुकी है जेएमएम के खिलाफ, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे जन मुद्दों की लड़ाई में बीजेपी हमारे साथ कभी नहीं रहती है। चाहे हमारा पिछड़ों का 27% का आरक्षण हो, सरना आदिवासी धर्म का कोड हो, या हमारा 1932 का स्थानीय नीति हो, हम विधानसभा से पारित कराते हैं, लेकिन बीजेपी का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो हमारे झारखंड के मुद्दों पर हमारे साथ लड़ता है। आज अगर हम झारखंड में अपनी मैया को सम्मान देने का काम करते हैं तो बीजेपी के ये पीआईएल गैंग आकर के खड़े हो जाते हैं और पीआईएल करते हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारा इरादा साफ है और हम चाहते हैं कि चाहे सामाजिक सुरक्षा हो या हमारे अपने झारखंड के जो मुद्दे हों उनको मजबूती से उठाना, उसके लिए हम तत्पर रहेंगे और हमेशा रहेंगे। और हमारा जो बकाया है झारखंड का 1,36,000 करोड़, वो हम मांग के और लेकर के रहेंगे। भ्रष्टाचार की बात करते यहाँ पर कल्पना सोरेन ने साफ साफ कह दिया कि हमारा जो हक है, जो बकाया है झारखंड का, मतलब ऐसा तो नहीं कि पैसा उनकी जेब में जाएगा, वो जाहिर है झारखंड के लोगों के लिए है। और जिस झारखंड की बात मोदी करते रहे हैं कि यहाँ पर हम इतना विकास करेंगे, लेकिन यहाँ पर समझ में आ रहा है अमलेंदु जी की आपने उसका बकाया अभी तक नहीं दिया, केंद्र को देना चाहिए था। यानी ये सारी चीजें हैं, धरातल पर है, इसको जनता महसूस कर रही है। अभी 2 दिन पहले हेमंत सोरेन ने इसी तरह ट्वीट करके बताया कि कैसे यहाँ की बिजली जो है काटी जा रही है। मैया सम्मान योजना के खिलाफ अभी जो कल्पना सोरेन ने भी कहा कि उन्होंने पीआईएल गैंग शब्द का इस्तेमाल किया। क्या यहाँ पर बीजेपी को अब उसी की भाषा में जवाब देना इंडिया गठबंधन ने सीख लिया है? और क्या इस तरह से जवाब देने से बीजेपी जो है वो अब बड़ी हार की तरफ बढ़ रही है? इसका जवाब आपसे चाहूंगी, लेकिन कल्पना सोरेन के बयान के बाद हम राहुल गांधी का भी बयान एक सुन लेते हैं। आज के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा, दोनों मुद्दों को मिलाकर फिर आपसे जवाब चाहूंगी। क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने भी, इसको भी सुनते हैं। देखिए बीजेपी को डिस्ट्रैक्ट करने की आदत है। मैंने आपसे कहा कि मेन मुद्दा रोजगार का है, उसके बाद मैंने आपको ये 8 प्रोजेक्ट्स की लिस्ट दी, राइट, जो डिटेल कर रहे हैं कि 7 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स यहां से गए और 5 लाख युवाओं को जो रोजगार मिलना था वो महाराष्ट्र की सरकार ने यहां से भेज दिए। धारावी की जमीन की बात की, 1 लाख करोड़ रुपए की वैल्यू है, महाराष्ट्र की है, मुंबई की है, मुंबई के लोगों की है, वो आपके सामने छीनी जा रही है। जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको परे किया जा रहा है, ठीक है। किसानों को सही दाम नहीं मिलता है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, महंगाई है। अब बीजेपी इन सवालों के जवाब कैसे दे? वो दे ही नहीं सकती है, तो डिस्ट्रैक्ट तो करना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, मगर डिस्ट्रैक्शन होगा नहीं। डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। बीजेपी जो है भटकाने की राजनीति करती है। जो बात कल्पना सोरेन कह रही हैं कि हम हक अपना लेकर रहेंगे, या जो बकाया है झारखंड का वो उसके लिए हम लड़ेंगे, वही बात राहुल गांधी भी बता रहे हैं कि बीजेपी किस तरह से हक मार रही है लोगों का। क्योंकि अगर धारावी की जमीन जो है वो उठाकर दे दी जाए अदानी को, या फिर वहां पर जो रोजगार है वो महाराष्ट्र से गुजरात भेजे जाए, तो महाराष्ट्र के युवाओं के लिए नौकरी के अवसर खत्म हो रहे हैं। और इसके बाद
बीजेपी ना महंगाई की बात कर रही, ना बेरोजगारी की बात कर रही है, ना बाकी जो तकलीफें हैं जनता को उनकी बात कर रही है। वो बात कर रही है कि हम पीओके को मिला लेंगे, मतलब अब भारत का हिस्सा हो जाएगा, पाकिस्तान भारत का हिस्सा हो जाएगा, अगर हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। वहां पर वो झारखंड के घुसपैठियों में, मतलब झारखंड में घुसपैठियों का मुद्दा उठा रही है। आज ही शायद जेपी नड्डा ने ये भी कहा है कि मतलब खुफिया एजेंसियों ने बताया है कि वहां पर जो आंकड़े हैं कि वहां पर घुसपैठी आए हैं और ऐसा सब है। तो बात यह है कि जो चीज जेपी नड्डा को पता है, क्या वो अमित शाह को नहीं पता थी? या इस बात को बीजेपी जब सरकार में है तो क्यों नहीं उसने पहले ही सारी चीजें बता दी, क्यों नहीं एक्शन लिया? ये सारी बातें क्या केवल ध्यान भटकाने के लिए है? और बीजेपी एक तरफ ध्यान भटकाएगी, दूसरी तरफ जनता का हक मारेगी, तो क्या जनता अब चुप बैठेगी? अमलेंदु जी, देखिए समिता जी, जनता लोकसभा चुनाव में भी चुप नहीं बैठी थी और लोकसभा चुनाव में हम लोग तो देखिए लगातार चर्चा कर रहे थे। मुझे लगता है कि हम लोग अकेले ऐसे मीडिया आउटलेट थे जो ये चर्चा कर रहे थे कि बीजेपी हार रही है और जनता के मुद्दे सर चढ़कर बोल रहे हैं। बाकी सब जो थे वो तो 400 पार करा रहे थे, हम लोग आखिरी समय तक कहते रहे थे हार रहे हैं। और हम लोग ये भी कहते रहे थे कि अगर निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव हुआ तो बीजेपी 140 पर सिमट जाएगी। उसके बाद जो जिस तरीके से रिपोर्ट्स आई समिता जी, चाहे वो वॉइस ऑफ डेमोक्रेसी की हो, चाहे ATI की रिपोर्ट्स हो, वो सारी ये इशारा करती हैं कि लगभग 80 सीटों पर गड़बड़ झाला बहुत ज़्यादा हुआ है। और अगर 240 में से वो 80 आप निकाल दीजिए तो वही 140-150 के पास आकर बीजेपी ठहरती है। अब ये हुआ है कि नहीं हुआ है, ये तो एक बात का विषय है और बहस का विषय और जांच का विषय है। अब वो जांच कौन करेगा और बहस इस पर कौन करेगा वो अलग का मसला है। लेकिन जनता खामोश नहीं थी, आज भी समिता जी जनता खामोश नहीं है। जनता लगातार सवाल पूछी। जैसे मैंने चर्चा की कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में जो है वहाँ महाराष्ट्र में चर्चा हो रही है कि किस तरीके से बीजेपी जो है वो महाराष्ट्र को बेच रही है और गुजराती लॉबी जो है वो आकर यहाँ सारे संसाधनों पर और सारे रोजगार पर और सारे उद्योग पर सब कब्जा कर रही है। यहाँ के सारे कल कारखाने जो हैं वो गुजरात भेजे जा रहे हैं। इसी तरीके से झारखंड में जिस तरीके से ये बातें की, अब जेपी नड्डा जाकर कुछ बोल रहे हैं, अमित शाह जाकर कुछ बोल रहे हैं। अरे अमित शाह जाकर जो कुछ बोल रहे हैं तो अमित शाह को ये भी याद रखना चाहिए कि वो भारत के गृह मंत्री भी हैं, वो गृह मंत्री ही है। भाजपा में उनके पास कोई पद नहीं है, अब वो देश के गृह मंत्री ही हैं। तो वो जो उनका मंत्रालय जो रांची हाईकोर्ट में जाकर हलफनामा लगा रहा है उसके खिलाफ जाकर अमित शाह कैसे बोल सकते हैं? तो उनका गृह मंत्रालय जो वही रांची में जाके हलफनामा लगा रहा है रांची हाईकोर्ट में कि कोई नहीं हुआ है, घुसपैठ या नहीं है। और फिर घुसपैठ होगी कहाँ से समिता जी? घुसपैठ होगी तो बॉर्डर के क्षेत्रों से होगी जो कि जिन पे अधिकांश में बीजेपी का कब्जा है। और अब तो ये बता चुके हैं कि BSF को जो है बॉर्डर का जो है उससे 50 किलोमीटर तक के एरिया जो है उसका रख रखाव का जिम्मा भी अब BSF को हो गया है। यानी जहां अगर दूसरे राज्यों में कुछ दूसरी सरकारें भी हैं तो वहां भी 50 किलोमीटर तक का एरिया जो है वो BSF के पास है, यानी अमित शाह के पास है। यानी अगर पंजाब से भी मान लीजिए घुसपैठ हो रही है या बांग्लादेश से भी घुसपैठ हो रही है तो वहाँ भी 50 किलोमीटर तक का बॉर्डर का जो एरिया है वो तो अमित शाह जी के पास है। तो ये नाकामी किसकी है अगर कोई घुसपैठ हो रही है? और फिर अगर घुसपैठ हो रही है तो आपने उस पर क्या कार्रवाई की? केंद्र सरकार ने उस पर क्या कार्रवाई की? और यही सवाल कल्पना सोरेन ने उठाया जब उनसे इस पर पूछा गया। उनका भी 24 साल में से 20 साल तो आप सरकार में थे, तो आपकी सरकार 20 साल तक क्या कर रही थी घुसपैठियों के मसले को लेकर? अगर था ये मसला। और चंपई सोरेन जब तक मुख्यमंत्री थे, अभी 4-5 महीने तक, मार्च तक थे, तब तक चंपई सोरेन के मुंह से क्यों नहीं निकला घुसपैठिया? बीजेपी में जाती उनके मुंह से घुसपैठिया क्यों निकल रहा बांग्लादेशी? तो ये बहुत सारे सवाल उठे। तो इस पे साफ तौर पे दिख रहा है कि जनता समझ रही है कि ये किस तरह की बातें कर रहे हैं। और चूंकि ये जनता के सवालों में उलझ रहे हैं, कल्पना सोरेन की जो हम लोगों ने बाइट सुनवाई वो साफ तौर पे कह रही है कि भाई हमने जब OBC का आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% किया, हमने दलितों का आरक्षण 12% किया, हमने जब आदिवासियों का आरक्षण 28% किया, तो इस भारतीय जनता पार्टी ने हमारा विरोध किया। और हेमंत सोरेन ने कहा कि यही बाबूलाल मरांडी थे, उन्होंने राजभवन तक मार्च किया था हमारी उसके विरुद्ध। तो अब आकर आप किस तरह की बात करते हैं? इसी तरीके से विस्थापन की नीति को लेकर कि साहब विस्थापन नीति हम बनाएंगे, हेमंत सोरेन का कहना है कि आप तो जब आप आएंगे तब बनाएंगे और आप आएंगे ही नहीं जो आपको ये मौका मिले। हम तो विस्थापन नीति बना चुके हैं और 75% नौकरियां जो है वो हम स्थानीय लोगों के लिए हमने रिजर्व की, हमारी विस्थापन नीति है। सरकार जैसी बनेगी हम तुरंत उसको लागू कर देंगे, नीति तैयार है। यानी उन्होंने खोल भी दिया कि नीति क्या तैयार है। तो अब भारतीय जनता पार्टी क्या ये कह सकती है कि जब उसकी अगर सरकार बनती है झारखंड में तो 75% नौकरियां वो स्थानीय लोगों को देगी? किसी हाल में नहीं कह सकती, चूंकि
वहाँ कारोबार जो हो रहा है वो अडानी का, वहाँ भी अडानी एक मसला है सर मित्रा जी। वहाँ के जल जंगल ज़मीन पे कब्जा जिस तरीके से अडानी का कराया जा रहा है और होना है, और ये साफ समझ में आता है कि महाराष्ट्र झारखंड दोनों बीजेपी को इसलिए चाहिए कि वहाँ किसी तरीके से अडानी के कारोबार फैल सके, ऐसा विपक्ष का आरोप है। और ये चीज़ें साफ होती दिखाई पड़ रही हैं। अगर ऐसा नहीं है तो बीजेपी को इसकी जवाब देना चाहिए। राहुल गांधी जो आज जो सेफ लेकर कह रहे हैं तो कहना चाहिए कि नहीं, धारावी जो है अडानी को नहीं दी जाएगी, बीजेपी बोल दे अडानी को नहीं दी जाएगी। उद्धव ठाकरे तो साफ कह रहे हैं कि हम इसको निरस्त कर देंगे, सरकार में आएंगे, तो बीजेपी भी कह देगी अडानी को नहीं दी जाएगी। तो अगर बीजेपी में हिम्मत है तो कहे कि अडानी से कोई संबंध नहीं हो, अडानी का हम ये टेंडर निरस्त करते हैं धारावी का, या झारखंड में जो उनको ज़मीनें दी जा रही हैं वो हम निरस्त करते हैं। तो बीजेपी ऐसा नहीं कर सकती। इसलिए साफ तौर पर समझ में आता है कि बीजेपी मुद्दों के आधार पर इंडिया गठबंधन के सामने कहीं नहीं ठहर रही है। चूँकि उसके पास मुद्दे नहीं हैं तो इसलिए उनको वो जो मछली मंगलसूत्र मटन पे जो लोकसभा चुनाव में बात करनी पड़ी थी, वही अब आकर के घुसपैठी है, बांग्लादेशी और एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे, इन पर सब पर बात करनी पड़ेगी। चूँकि जनता के मुद्दों पर बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की बात समिता जी अभी कुछ नज़र नहीं आता। जी, जैसे बीजेपी का कोई नेता या संघ का कोई नेता ये नहीं बोल सकता कि नाथुराम गोडसे मुर्दाबाद, उसी तरीके से अब बीजेपी के लोग जो हैं ना वो अदानी के खिलाफ कुछ बोल सकते हैं, ना वो जैसा प्रियंका गांधी ने उनको चैलेंज किया कि आप बोल दो कि आप जातिगत जनगणना करवाएंगे या आप इतना आरक्षण देंगे, आप बोल के तो दीजिए। वो बोलते ही नहीं है और प्रियंका गांधी उनको चैलेंज कर रही है, राहुल गांधी उनको चैलेंज कर रहे हैं। और ये जो चैलेंज मिल रहा है इंडिया गठबंधन की तरफ से, अब जब इस पर चुनाव आयोग ने भी जिस तरह से बीजेपी के जो सांप्रदायिक जो ध्रुवीकरण की कोशिश है उस पर अब जाकर एक्शन लिया है, भले देर से लिया है, लेकिन ये जो एक्शन है ये बता रहा है कि इंडिया गठबंधन जो है वो बड़ी जीत की तरफ बढ़ चुका है, या उसको चुनाव के पहले ही एक बड़ी जीत तो कम से कम मिल ही गई है कि अब जनता के सामने ये चीज जाएगी कि जो चीज बीजेपी कर रही थी वो गलत कर रही थी, वो गलत तरीके से प्रचार कर रही थी। क्योंकि घुसपैठ का मुद्दा भी झारखंड में बीजेपी के लिए केवल कानून व्यवस्था का मसला नहीं था, उसको वो सीधे सीधे धर्मांतरण से जोड़ रही थी। और जो मोदी रोटी बेटी और माटी की बात कर रहे थे वो सीधे सीधे भड़काने वाली बात हो रही थी। तो बीजेपी की चाल झारखंड में नाकामयाब हो गई है। अब महाराष्ट्र में भी राहुल गांधी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो सब खुलासे किए अदानी के खिलाफ, और बाकायदा उन्होंने बता दिया कि आप लोग पूछते हैं, बीजेपी ने पूछा कि कौन से प्रोजेक्ट्स गए, तो लीजिए ये 7-8 प्रोजेक्ट्स हैं, इनके मैं नाम बता रहा हूँ और ये इतने इतने लाख के प्रोजेक्ट थे और इससे इतना नुकसान महाराष्ट्र का हो गया। तो आंकड़ों के साथ राहुल गांधी ने भी बात कर दी। अब इधर अजित पवार भी जो उनके ऊपर जो एक्शन लिया, मैं बता देती हूँ हमारे दर्शकों के लिए कि उसमें जो वीडियो है उसमें एक महिला जो है वो व्यंग्यात्मक लहजे में, जो एनसीपी का एड है उसमें वीडियो में वो बोल रही है अपने पति से कि अब आप एनसीपी को भी वही वोट देंगे, नहीं तो मैं आपको रात में खाना नहीं दूंगी। ये जो बात है, अब ठीक है ये पति पत्नी के जो मतलब घरेलू बात है, लेकिन इसको चुनाव आयोग ने यूं ही नहीं जाने दिया। उन्होंने बाकायदा इस पर कहा कि किसी खास पार्टी को वोट न देने पर कोई किसी को खाना देने से इनकार नहीं कर सकता। विज्ञापन के संवाद को पति को पत्नी की धमकी के रूप में देखा गया है और उसको कहा गया कि आप इस हिस्से को हटाइए तभी हम आपको इसको रिलीज करने देंगे। तो ये अजित पवार के लिए बड़ा झटका है। एक तो पहले ही उनको सुप्रीम कोर्ट से ये फटकार मिल चुकी है कि अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, अपना जो घड़ी निशान है उसके नीचे डिस्क्लेमर दे दो कि अभी ये विवाद में मतलब अभी इस पर फैसला आना है। और इधर शरद पवार ने आज मतलब कल उन्होंने ये कह दिया कि अजित पवार को कि मुझसे पंगा नहीं लेना, कुछ इस तरह की मतलब उनकी जो भाषा मराठी में उन्होंने जो बोला, लेकिन अपने जो जनता जो इकट्ठी हुई थी उनकी रैली में उसको उन्होंने 80 के दशक का वो किस्सा सुनाया कि मैं मतलब मेरी पार्टी से मतलब मेरे साथ जो थे 58 लोगों ने जीत दर्ज की थी और मैं विपक्ष का नेता बना। और जब मैं फिर विदेश गया उसके बाद तो अंतुले साहब थे मुख्यमंत्री, उन्होंने कोई चमत्कार किया और 58 में से 52 विधायकों ने पाला बदल लिया। 3 साल बाद फिर चुनाव हुए, मैंने उन 52 बागियों के सामने अपने 52 लोगों को खड़ा किया और वो सारे 52 बागी जो हैं वो हारे। तो उन्होंने कहा कि मेरा अपना अनुभव है, जिन लोगों ने विश्वासघात किया उन्हें उनकी जगह दिखानी चाहिए, उन्हें सिर्फ हराना नहीं बुरी तरह हराना है। वे किसी से भी पंगा लें लेकिन मुझसे पंगा ना लें, ये शरद पवार ने सीधे सीधे कहा है। तो अमलेंदु जी, क्या ये अजित पवार के लिए एक बड़ी चुनौती है? और एक घटना कल की और हुई सामने आई है जिसमें बारामती का जो हाईटेक टेक्सटाइल पार्क है, बताया जा रहा है कि वहां शरद पवार की पत्नी पहुंची थी अपनी नातिन के साथ, सुप्रिया सुले की बेटी के साथ,
और वहां उनको गेट पर करीब आधा पौना घंटा रोका गया, उनको भीतर नहीं जाने दिया गया। बाद में फिर उनके लिए दरवाजे खुले। तो ये एक बड़ी घटना है कि शरद पवार की पत्नी को ही वहां पर नहीं जाने दिया जा रहा था, और ये जो हाईटेक टेक्सटाइल पार्क है बारामती का, उसकी जो अध्यक्ष हैं वो सुनेत्रा पवार हैं, अजित पवार की पत्नी। तो ये जो घर की लड़ाई जिस पर अजित पवार अभी तक अफसोस जाहिर कर रहे थे, अब जो इस तरह से पहुंच गई कि अब वो शरद पवार की पत्नी और सुप्रिया सुले की बेटी को किसी एक जगह जाने से रोका जा रहा है, उनको कैंपेन करने से रोका जा रहा है, बाद में उसको मामले को संभाला गया है। ये सारी चीजें क्या बता रही हैं कि अजित पवार अब पूरी तरह से बौखलाए हुए हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा, और शरद पवार की जो चुनौती है उनको किस तरह से आप इसको देखते हैं? बिल्कुल समिता जी, और ये साफ समझ में आ रहा है कि बारामती में ही अजीत पवार ज़बरदस्त तरीके से घिरे हुए हैं। और जैसा कि शरद पवार ने अंतुले के विषय में जो बताया, और ये बात सही है समिता जी, उस समय सब लोग, सारे बागी जो थे वो हारे थे। तो आज शरद पवार की अपील उसी तरीके की, उससे कम नहीं हुई है शरद पवार की अपील। आज 84 वर्ष की अवस्था में भी हम लोगों ने जिक्र भी किया था शनिवार को ही कि कैसे बारिश में जो है शरद पवार चुनाव प्रचार कर रहे हैं और भाषण दे रहे हैं उस बारिश में भी। और इससे पहले भी उनका एक वीडियो वायरल हुआ था लोकसभा चुनाव के दौरान समिता जी। तो ये शरद पवार के अंदर क्षमता है, और शरद पवार ने जो साफ तौर पर जिस तरीके से कहा है कि मतलब जिन्होंने विश्वासघात किया उनको सबको हराना है, तो ये एक साफ संदेश है कि विश्वासघातियों को हराना। इधर शिवसेना भी, उद्धव ठाकरे जो है वो भी कह रहे हैं समिता जी कि गद्दारों को जो है उनको हराना। अभी मैं देख रहा था उनका एक बयान खूब वायरल हो रहा है, वो कह रहे हैं कि अगर हिम्मत है तो अपने बाप का फोटो लगाकर वोट मांगो, हमारे बाप के नाम का फोटो लगा कर क्यों मांगते हो। तो यानी कि आप बाला साहब ठाकरे का आप क्यों लगाए हुए हैं भाई? अगर आप इतने बड़े नेता हैं और आपने आपकी इतनी बड़ी आपकी क्षमता है, तो बाला साहब ठाकरे का मत लगाओ चित्र, अपने पिताजी का लगाओ, यानी एकनाथ शिंदे की तरफ उनका सीधा सीधा। तो यानी समिता जी ये विश्वासघात जो है ये एक बड़ा मसला महाराष्ट्र में है। और विश्वासघात सिर्फ समिता जी अजित पवार या एकनाथ शिंदे का ही नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के गले में पड़ रहा है। चूंकि लोगों को ही समझ में आ रहा है कि विश्वासघात कराने वाली तो भारतीय जनता पार्टी है। अगर बीजेपी नहीं चाहती तो ये विश्वासघात करने की स्थिति में नहीं होती, चाहे एकनाथ शिंदे हो चाहे अजित पवार हो। तो ये बीजेपी के लिए भी गले की फांस बन रहा है। ऐसा नहीं है कि इस विश्वासघात का दुष्परिणाम जो है वो केवल एकनाथ शिंदे और अजित पवार को भुगतना पड़ेगा, इसका दुष्परिणाम बीजेपी को भी भुगतना पड़ेगा, ये साफ तौर पर नजर आ रहा है समिता जी। जी, और ये विश्वासघात जो है वो महाराष्ट्र में किया, अजित पवार ने किया, एकनाथ शिंदे ने, बीजेपी ने करवाया। यही विश्वासघात झारखंड में चंपई सोरेन के जरिए, सीता सोरेन के जरिए करवाया गया, मतलब पार्टी और परिवार को तोड़ने की कोशिश। और उधर यूपी में भी बीजेपी ने जितने खेल खेले हैं, मतलब अभी हम देख रहे थे झांसी का ये जो हादसा हुआ है, इसके बाद भी योगी को रोड शो करने से फुर्सत नहीं मिली। और आज जो संजय राउत के जिस बयान का आप जिक्र कर रहे थे कि एक जोकर जो है वो आके यहाँ पे बयान दे रहा और उसको झांसी में इतने बच्चे मर गए, उनकी फिक्र नहीं है, तो वो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि लोग जो है अब इधर की बात उधर, मतलब एक राज्य में जो कुछ हो रहा है तो उसकी खबर दूसरे राज्य तक नहीं पहुंचेगी, ऐसा नहीं है। जैसे अभी हम मणिपुर में भी देख रहे हैं कि वहां पर जिस तरह से नेशनल पीपुल्स पार्टी जो है कॉनराड संगमा, उन्होंने जो समर्थन वापस ले लिया है, तो ठीक है, फिलहाल बीजेपी की सरकार को वहां खतरा नहीं है संख्या बल के हिसाब से, लेकिन एक नैतिक तौर पर तो पहले से ही जो 1.5 साल से खतरा तो मंडरा ही रहा था, और अब उस पर एकदम मोहर लग गई है कि बीजेपी के एक साथी ने उसका साथ छोड़ दिया क्योंकि मणिपुर में हालात खराब है। इधर यूपी में भी जिस तरीके का माहौल, मतलब हमने देखा कि कैसे बीजेपी की सीटें कम हुई, उपचुनाव के लिए तारीखें भी बढ़ाई गई। अखिलेश यादव ने उस पर तंज कसा था कि टालोगे तो हारोगे, उन्होंने ऐसा कहा था। और आज फिर अखिलेश यादव ने 2 बाबा, मतलब एक बाबा साहब अम्बेडकर और दूसरे बाबा योगी जो हैं, उन दोनों के नाम का इस्तेमाल करते हुए फिर से एक ट्वीट किया है। क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने, उस ट्वीट को देखते हैं। अखिलेश यादव कहते हैं ये बाबा साहब को मानने वाले और बाबा को मानने वालों के बीच की लड़ाई है। एक तरफ संविधान को बनाने बचाने वाले हैं तो दूसरी तरफ संविधान को मिटाने वाले हैं। अब तक संविधान ने पीडीए की रक्षा की है, अब पीडीए संविधान की रक्षा करेगा। एकता का उद्घोष कीजिए, जय संविधान जय पीडीए। ये अखिलेश यादव का ट्वीट है। अमरिंदु जी, ये जो ट्वीट है उसमें बाबा साहेब की बात है, और बाबा यहाँ पर उन्होंने इन्वर्टेड में लिखा है, जाहिर है किसके लिए कह रहे हैं, योगी के लिए कह रहे हैं। पीडीए का जिक्र किया और ये कहा कि अब तक संविधान ने पीडीए की रक्षा की, अब पीडीए संविधान की रक्षा करेगा। तो जो खेल लोकसभा चुनाव में बीजेपी के साथ यूपी में हो गया, क्या इन उपचुनाव में भी उसी अंजाम को पहुंचते हुए दिख रही है बीजेपी? बिल्कुल समिता जी, उसी तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है बीजेपी। और कल मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा कि शर्म नहीं आती है कि वहाँ झांसी में जो है इतने बच्चे
जो है उनके साथ दुर्घटना हो गई, मणिपुर जल रहा है और आपको जो चुनाव प्रचार से फुर्सत नहीं मिल रही है और आप विदेश घूम रहे हैं, ये मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कल रात में कहा शर्मिष्ठा जी। और अखिलेश यादव ने जो हमला बोला है शर्मिष्ठा जी, ये बड़ा मार्के का है। तो एक तो कहा कि ये लड़ाई जो है बाबा साहब को मानने वाले और बाबा को मानने वाले, तो सीधा सीधा उन्होंने इशारा दे दिया बाबा की वो किसके लिए कह रहे हैं, और वो बाबा कह के ही संबोधित करते रहते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, तो उन्होंने बता दिया कि बाबा साहब के मानने वालों। और जो अगली लाइन शर्मिष्ठा जी और ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उनका कहना है कि अब तक संविधान ने पीढ़ी की रक्षा की, यानी जो दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को अधिकार मिले हैं वो इस संविधान से मिले हैं, और भारतीय जनता पार्टी संविधान को ही खत्म करना चाहती है, उसी के लिए भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। तो इसलिए जिस संविधान ने दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों को अधिकार दिए हैं, दलित, अल्पसंख्यक और पिछड़े उस संविधान को बचाने के लिए एकजुट होंगे, ये साफ तौर पे ऐलान अखिलेश यादव का है। और ये बहुत मार्के की बात है शर्मिष्ठा जी। राहुल गांधी भी लगातार इस बात को उठाते रहे कि पिछड़े, दलितों, अल्पसंख्यकों को जो अधिकार मिले हैं वो इस संविधान से ही मिले हैं, और भारतीय जनता पार्टी संविधान को ही बदलना चाहती है। इसकी बुरी दृष्टि जो है वो इस भारत के संविधान पर पड़ी है भारतीय जनता पार्टी की, और इसको किसी तरीके से बचाना है, और ये संविधान को बचाने की लड़ाई है। और सिर्फ लोकसभा चुनाव से नहीं, बल्कि चूंकि राज्यों के चुनाव भी जो है वो संविधान बचाने की लड़ाई में शामिल है, तो राज्यों के चुनाव पर भी इसको करना पड़ेगा, ये साफ तौर पर इशारा दिया गया है। तो ये साफ तौर पर समझा जा सकता है शर्मिष्ठा जी कि ये मुद्दा बड़ा बन चुका है, भारतीय जनता पार्टी के गले में फांस की तरह बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बाकी अब 20 तारीख को चुनाव है, 23 को परिणाम आएंगे, मालूम पड़ जाएगा कौन कितने पानी में है। जी, कौन कितने पानी में है ये बात शायद पता तो बीजेपी को भी है, और लोकसभा चुनाव के परिणाम इसके जो उसकी मिसाल है। हालांकि हरियाणा जीत के बाद बीजेपी जो बहुत ज्यादा वो उसमें वापस एक अहंकार आ गया है कि हम कुछ भी कर लें, हम जीत जाएंगे। लेकिन मोदी अगर इस बात को सोचकर खुश हो रहे हैं कि अब संविधान वाले प्रश्न पर उन्हें उलझना नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पर चाहे राहुल गांधी है, चाहे हेमंत सोरेन है, चाहे अखिलेश यादव है, ये लोग बार बार संविधान का जो एक वो अक्स जो है वो उसका जो आईना जो है वो दिखाते रहेंगे मोदी को कि आपको आखिर में अपनी राजनीति को इसी में देखना पड़ेगा, और यहीं से तय होगा कि आपका भविष्य क्या है। तो फिलहाल हम ये देख रहे हैं कि आज की जो चर्चा थी उसमें यही समझ में आया कि इंडिया गठबंधन जो है वो एक बड़ी जीत उसको मिल चुकी है, और अगर चुनाव आयोग ने एक्शन लिया तो उससे ये भी समझ में आ रहा है कि आगे भी यानी 23 तारीख को जो भी परिणाम रहे, लेकिन ये नजर आ रहा है कि इंडिया गठबंधन एक बड़ी जीत की तरफ बढ़ चुकी है, और बीजेपी जो है उसकी जो रणनीति है सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की, नफरत फैलाने की, और दो धर्मों के बीच जबरदस्ती लड़ाई करवाने की, और जनता के मुद्दों से भटकाने की, ये सारी रणनीति जो है इस समय पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। तो अमरेंदु जी, आज इस चर्चा को हम यहीं रोकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का जो आप हमारे साथ जुड़े और आपने इस चर्चा को ध्यान से सुना। आगे भी आप बने रहिए डीबी लाइव के साथ और देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।